बुद्ध के धम्मपद पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बुद्ध ज्ञान यह विषय है। चलते हम बुद्ध के धम्मपद पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बुद्ध ज्ञान। जब कभी हम बुद्ध का धम्म, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका धम्म ज्ञान या हमारा बुद्ध मिशन की ओर बढ़ते हैं तब हमें कुटिलता का बोध हमें हो जाता है। हमारी कुटिलता क्या है, हमारी प्रतिबद्धता क्या है, निष्ठा क्या है, सत्यता क्या है, प्रामाणिकता क्या है, या इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। भिक्षु संघ भी इससे अछूता नहीं रहा। प्रशिक्षित भिक्षु, जो ट्रेंड भिक्षुओं कह सकते हैं, इसकी भारत में कमी रही है। थाईलैंड, श्रीलंका इस देश में बुद्धिस्ट मॉन्क यूनिवर्सिटी यानी बुद्ध भिक्षु विद्यापीठ हमें दिखाई देते हैं। मुझे उन बुद्ध विद्यापीठ में जाने का अवसर आया। मैं श्रीलंका में भी गया, बुद्ध भिक्षु बुद्धिस्ट मॉन्क यूनिवर्सिटी में, थाईलैंड में भी गया, और 2014 में मुझे बुद्धिस्ट मॉन्क यूनिवर्सिटी में श्रीलंका के अनुराधापुर में मुझे बुलाया गया था बुद्ध परिषद के लिए। वहाँ उनका जो श्रीलंका गवर्नमेंट है, कल्चर मिनिस्ट्री, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं कोलंबो एयरपोर्ट पहुँचा, तब एयरपोर्ट के जब मेरा प्लेन का दरवाज़ा खुला तो मेरे नाम की पार्टी लेके एक एयर होस्टेस और एक सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा था, वो मुझे वीआईपी कक्ष में ले गए। ऐसी बहुत कुछ घटनाएं था। मैं वीआईपी के समान था। बुद्ध शासन पद्धति, जो लोकशाही बुद्ध शासन पद्धति जो लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, वो गोठंगा कैंप के मेरे विजिट में मुझे दिखाई दिया। वैसे मैं समस्त भारत में घूमते रहता हूँ। मुझे घूमने की बड़ा ठंड है, इंटरेस्ट है। और मैं प्राचीन बुद्ध धरोहर हो, आधुनिक बुद्ध धरोहर, निसर्गरम्य स्थल, ऐतिहासिक स्थल, जंगल, नदी, झरना आदि जगह जाते रहता हूँ। कभी मैं परिवार के साथ गया हूँ, तो कभी मेरे दोस्तों के साथ। यह मेरी हॉबी है, और वो मुझे प्रेरणा भी देती है। जो घूमना है, जो जहाँ मैं जाता हूँ, वो मुझे प्रेरणा देती है, और मुझे लिखने में कुछ नया विषय भी देती है। बुद्ध का इतिहास जब हम देखते हैं, तो पहला जो बुद्ध है, ताम्बनकर बुद्ध, जिसका ईसा पूर्वक हम कह सकते 24वीं या 23वीं शती होगी। क्योंकि हम जब सिंधु घाटी की ओर बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बढ़ते हैं, तब हमें सिंधु घाटी सभ्यता में गोलाकार 4 स्तूप दिखाई देता है, तरंदा दिखाई देता है, बुद्ध स्तूप दिखाई देता है, सिंह दिखाई देता है, ऋषभ दिखाई देता है, स्वस्तिक चिन्ह दिखाई देता है। जब भी हम ये सभी चीज़ें देखते हैं, फिर जब शाक्यमुनि बुद्ध की ओर बढ़ते हैं, जो 28 बुद्ध है, तो उस काल में भी पंजाब के संगोल में हमें वो चक्र का जो स्तूप है वो दिखाई देता है। वैशाली में तरनताल वाला बुद्ध स्तूप दिखाई देता है। अमरावती में जो वृक्षभ हमें सिंधु संस्कृति मिला, वो अमरावती के आंध्र प्रदेश के में मिला दिखाई देता है। जो स्वस्तिक चिन्ह है वो बुद्ध के पद पर जो पल मुद्रा है वहाँ दिखाई देता है। सिंह की मुद्रा अशोक जो वहाँ दिखाई दी, वही सिंह की मुद्रा में चक्र के अशोक के स्तंभ में दिखाई देती है। तो ये जो समानता दिखाई देती है, इससे बुद्ध जो परंपरा है, इसका हमें बोध हो जाता है। वही बुद्ध, तो जो चौथे बुद्ध जो दीपांकर बुद्ध रहे हैं, उन्होंने जब हिमालय पर्वत चले थे, तो सुमित नाम का एक बहुत बड़ा सुमित नाम का व्यापारी, उन्होंने सब कुछ दान बांटकर वो निकल पड़े थे। सब कुछ दान
दान किया, वो निकल गए थे और वो भी काम में लग गए थे। तो दीपांकर बुद्ध वो सुमेध के पास गए, जो जमीन पर सोए हुए थे, चिकल था। तो उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति सोया है ये आगे आगे चलकर शाक्यमुनि बुद्ध बनने वाले जा रहे हैं। उन्होंने शाक्यमुनि की उन्हें भविष्यवाणी की थी, जो पहली भविष्यवाणी मानी जाती है। जब हम सिद्धार्थ का इतिहास देखते हैं, सिद्धार्थ बुद्ध या शाक्यमुनि का, तो शाक्यमुनि का असली नाम सिद्धार्थ नहीं बल्कि सुकीति था। और जब बाबा साहब अम्बेडकर इनका जो बुद्ध धम्मा इस ग्रंथों को हम देखते हैं, तो अक्षय ऋषि की जो भविष्यवाणी भी हमें दिखाई देती है, जो दूसरी भविष्यवाणी है। इसके साथ ही हम जब प्राचीन शिलालेख देखते हैं, ककुसिम बुद्ध उसका नवीयत 8वीं शती में वे थे। कोनागमन बुद्ध जो 8वीं 7वीं शती में हुए ईसा पूर्व। कश्यप बुद्ध ईस्वी 7वीं शती में हुए। ये सभी संदर्भ में अशोक के शिलालेख में दिखाई पड़ते हैं। इन तीनों सिख बुद्ध के ऊपर फिर हम कब चर्चा करेंगे। लुम्बिनी में जो मंदिर है महामाया का, इसके नीचे हमें ईंट का उसके नीचे खुदाई की गई, उसमें हमें ईंट का मंदिर मिला। उसके नीचे भी खुदाई की गई तो लकड़ी का मंडप मिला, और बीचों बीच एक झाड़ की जड़ें मिली जो वृक्ष की शाल वृक्ष की थी। और उसका जो कार्बेटिंग डेटिंग किया गया है वो ईसा पूर्व 600 साल के आसपास दिखाई पड़ा। और शाक्यमुनि बुद्ध का भी जन्म जो है 563 के आसपास बताया गया है। तो हम जब देखते हैं कि हम जो बुद्ध का काल का जन्म ईसा पूर्व 563 कहते हैं, तो हमारे सामने भी संदर्भ है कि हम बुद्ध उसके पहले जन्म पैदा हुए हैं। और नेपाल के लोग बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व मानते हैं। क्या हम वो दुरुस्ती करें, ये भी हमारे सामने प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सभी प्रमाण दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद में शाक्यमुनि बुद्ध की बात 500 साल के बाद मध्य बुद्ध का उल्लेख आता है। वही बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में धम्म दीक्षा की थी। वो दिन अशोका विजयादशमी था। और इतिहास में हमें 2500 साल के पहले का कालखंड का बौद्ध भारत का इतिहास दिखाई देता है। जब हम 1960 का कालखंड में जाते हैं, तो अम्बेडकर ही हमारी युवा टीम थी उस जमाने में, 1990 की बात कर रहा हूँ मैं। तब विमर्श चिमनकर, डॉक्टर मिलिंद जीवने, अशोक मेंढे, संघरक्षी सुखदेव, हम सभी इकट्ठा कर पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्थापना की थी। उस समय हमने मागास आरक्षण के संदर्भ में बहुत कार्रवाई की, बहुत एक्टिविटीज़ की हमने। बाद में विमर्श चिमनकर इनके साथ में मतभेद हुए, और उन्होंने पीडीएम से बाहर चले गए और उन्होंने भारतीय सामाजिक लोकशाही संगठन एम भाषा लोकसभा की स्थापना की। आगे चल के उसको बर्खास्त कर समता दल की ओर बल चल पड़े। हमारी जो युवा टीम थी, उन्होंने फिर 4 अक्टूबर 1992 में धम्मांतर समारोह का आयोजन किया, जो धनवंतरी रंग मंदिर अभी नहीं है, वहाँ हमने आयोजन किया था। इसका कारण भी रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का धम्म मिशन 14 अक्टूबर 1956 के बाद में वो रुक सा गया था, थम सा गया था। अतः हम वो क्रियाशील करने के लिए हमारी युवा टीम चल पड़ी। उस टाइम मेरे पास में राजदूत मोटरसाइकिल थी। हम ट्रिपल सीट डालते थे। जो धम्म दीक्षा लेने वाले लोग थे उनकी खोज करते थे। और उस परिषद में हमने 400 के आसपास लोगों ने धम्म दीक्षा ली थी। और इमिनेंट प्राध्यापक डॉक्टर रूपा कुलकर्णी, इन्होंने भी बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसके बाद में 9 दिसंबर 1992 में स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया। तब ओबीसी नेता प्राध्यापक प्रभाकर पावड़े, इन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसके बाद 23 अक्टूबर 1993 में और धम्म दीक्षा का आयोजन किया गया। तब दिल्ली के अम्बेडकर साहित्यिक मोहनदास मिश्रा से 300 लोगों ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। हमारा इस मिशन का प्रभाव ऐसा रहा कि महाराष्ट्र के नामांकित कवि सुरेश भट्ट,
इन्हें भी बुद्ध धर्म की ओर लाने के लिए प्रेरणा दी और वे वंदे नागार्जुन आर्य नागार्जुन वंदे नागार्जुन सुरेश ससाई, इनके हाथों उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। मेरा उस समय बंगलोर के ओबीसी नेता और दानिमन ओबीसी नेता और दलित वाइस इस पत्रिका के संपादक वीटी रास्ते का इनसे पत्र होते रहा था और उन्हें बुद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए मैंने प्रयास किया और सफलता मिली हमें। वो बिहार में जाकर उन्होंने धम्म दीक्षा ली, पटना में 1000 लोगों के पास धम्म दीक्षा ली, वहाँ उन्होंने वीटी राष्ट्रीय जी ने बुद्ध धर्म की। तब भगवंत आर्य नागार्जुन ससाई नागपुर हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भगवान है, अमय से हम वहाँ के चीफ गेस्ट हैं। आगे चलकर 1995 के आसपास भगवंत आर्य नागार्जुन सुरेश जी, इनके आग्रह पर हमने वो धम्म दीक्षा समारोह उन्हें सौंप दिया। फिर वो दीक्षा मुझसे होने लगा। उसके बाद ही हमारे अशोक जो पीडीएम के जो थे अशोक मेरे जी और मेरे में मतभेद हुए और मैंने सिविल एड प्रोसेस ये जो सीआरपीसी है इसकी स्थापना की। और उसी दरमियान महाराष्ट्र विद्यापीठ कानून में आरक्षण का इशू आया। वहाँ 2 ही आरक्षण था, 2 ही सीट, सेनेट में 2 ही सीट थी, तो मैंने उसके विरुद्ध में आंदोलन किया सीआरपीसी के माध्यम से। और उसी दरमियान नितिन राउत विधायक बने थे, उन्हें भी वो निवेदन दिया गया और उस शासन ने महाराष्ट्र विद्यापीठ कानून में बदलाव किया और हमें मागास वर्ग के आरक्षण को सीमा बढ़ाई गई। ये हमारी पहली जीत थी, सीआरपीसी की पहली जीत थी। 1996-97 का कालखंड ये मेरे जीवन के मोड़ देने वाला कालखंड रहा। मेरे 2 मित्र थे, डॉक्टर दीपांकर भगत और संग सुखदेव, इनको अशोक करोड़कर इन्होंने उनकी बहन के लिए शादी के रिश्ते की बात कही। अशोक के पिता रेलवे में क्लास 4 में थे। उन दोनों मित्रों ने मेरी शादी की बात छेड़ी। एक वहाँ तक मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे दोस्त फ्रेंड मेरे घर आए और मेरे परिवार वालों से बात कर शादी की बातें आगे बढ़ी और हमारी शादी भी हो गई। परंतु मेरे पत्नी के परिवार से कभी बनी ही नहीं, क्योंकि मेरा खुला स्वभाव, स्पष्ट बोलना, स्वाभिमानी होना, परिचाटुता नहीं, जीव जले नहीं, कमीनापन नहीं, धोखा देना नहीं, इन बातों से उसका परिवार से मेरे कभी बनाए नहीं, दूरियां बढ़ती गई हमारी। मेरा ये स्वभाव के कारण, मेरा जो ये स्वभाव रहा है, इसके कारण मैं बहुत कुछ खोया भी हूँ। आज वो मेरे दोनों जो फ्रेंड आज इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद मेरी संगठन सिविल राइट प्रोटेक्शन सेल, जीव वेलफेयर सोसाइटी, अशोक बुद्ध फाउंडेशन, इनके संयुक्त तत्वाधान में 3 और 4 जून को 2006 में जागतिक बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया। तब संजय जी ने, शंकरराव ढेंगरे, डीवी वानकर, जयंत दामोदकर, ये लोग मेरे साथ थे। हम डोनेशन के लिए घूमते रहे। डॉक्टर, इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो कर्मचारी संगठन के, इनके लोगों के साथ हुए, कुछ दानी लोगों से मिले। लेकिन सब लोगों ने हमें कहा कि भाई हम तो दान दे देंगे, पैसे राशि नहीं मिली। तो हमारी मीटिंग हुई कि भाई पैसा तो नहीं आया, जागतिक बौद्ध परिषद कैसे ले। तो मैंने उस समय खेती का सौदा किया था और मेरी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए, तो खेती का सौदा कैंसिल करके और धम्म परिषद में वो पैसा लगाया गया और वो धम्म परिषद सफल भी रही। 2013 में भी जागतिक बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया है। तब कंप्यूटर पर स्थित एक फ्लैट का सौदा चल रहा था। कुछ कारण वो सौदा नहीं बन पाया और जागतिक बौद्ध परिषद में वो पैसा मैंने लगा दिया। ये ऐसे मैं अपने आदत मेरा एक स्वभाव अलग रहा है। इसके बाद में
ताइवान से बौद्ध धम्म ग्रंथ की किताब आती थी, वो मुफ्त आती थी, लेकिन छुड़ाने का बाकी जो एजेंट का खर्चा ये और कार्टिंग का खर्चा और 30-40 रुपये एक टाइम आता था। और 3-4 बार मैंने वो किताब बुलाई तो 2 लाख के आसपास खर्च हुआ। यही नहीं पर लेकिन मैं किसी से 1 रुपया नहीं लिया। थाईलैंड से बुद्ध वाटअप किया गया, 6 फीट की मूर्ति थी। और मैंने पातौली, वैश्य नगर, उनखाना, सिमन हिल समान बहुत कुछ जगह जो मूर्तियाँ दिखाई देती है 6 फीट की, और मेरे माध्यम से दी गई थी। चंद्रपुर की रिक्शा में भी वो पांडाकोड़ा में भी वो बुद्ध मूर्ति का वितरण किया गया। मैंने लेकिन किसी से 10 रुपये नहीं लिया। फिर भी ऐसे कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं, उस पर क्या कहें। 2014 में मेरी संगठन की ओर से जागतिक बौद्ध परिषद का फिर आयोजन किया गया। उसके बाद में 2015 में आयोजन किया गया, जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया के चंद्रपति पाटिल, शंकर डिंगरे, इन्होंने एक मुझे प्रस्ताव दिया। फिर हमने और उन्होंने महाठग नितिन गडकरी को जोड़ने की बात कही थी। तब मैंने विरोध किया था, क्योंकि महाठग नितिन गडकरी उसके पहले मेरे ऑफिस में कई बार आया, कुछ मांगते रहा, लेकिन मैं सहजता से किसी की बातों में आता नहीं हूँ या स्वीकृति भी देता नहीं। अतः फिर भी चंद्रपति पाटिल जी के कहने पर, आग्रह पर उसको हमने साथ में जोड़े हैं। फिर मैंने जागतिक बौद्ध महिला परिषद और जागतिक बौद्ध परिषद का 15 का प्लान तैयार किया। मेरे घर में हर हफ्ते में 30-40 महिला वर्ग की मीटिंग होती थी, वो जो परिषद सफल करने के लिए। मैं हर मीटिंग में जो चंद्रपति पाटिल जी को नितिन गडकरी की हरकतों को बताता वो आगाह भी किया। सदर हमारी जो जागतिक परिषद थी बौद्ध परिषद के लिए, श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, उन्होंने आने की स्वीकृति दी। और मेरी संगठन की ओर से उन्हें जीवक सोसाइटी के माध्यम से उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी देने वाले थे। और जागतिक बौद्ध महिला परिषद के लिए थाईलैंड देश की राजकुमारी नामग्याल राजदरबारी डेंगुरा आने वाली थी। श्रीलंका राष्ट्रपति का दौरा भी हम मिल गया है, परंतु भारत सरकार के तत्कालीन राष्ट्रपति इन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के कारण पुलिस सुरक्षा देने की असमर्थता जाहिर की और श्रीलंका के राष्ट्रपति का दौरा रद्द हुआ। फिर मेरे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ के कुलगुरु हैं और मेरे मित्र डॉक्टर R.S. कुरिल और डॉक्टर C.D. नायक, इनकी उपस्थिति में जागतिक बौद्ध परिषद संपन्न हुई। और जागतिक बौद्ध महिला परिषद के लिए थाईलैंड देश की राजकुमारी नामग्याल राजदरबारी डेंगुरा ये नागपुर आई भी, परंतु महाठग नितिन गडकरी ने उसे कार्यक्रम स्थल पर लाया ही नहीं। बड़ा बदमाश आदमी हो। फिर मेरी जो जर्मनी की जो मित्र थी मिस उर्सुला गोटिंगर, इसका तो उद्घाटन किया गया। और श्रीलंका, वियतनाम की जो कुछ मान्यवर महिला वर्ग थी उनका तो वो गेस्ट भी थे। सदर महिला परिषद की अध्यक्षता वंदना जी ने इन्होंने किया। इससे पहले हमने इसी के साथ ही कपिल बुद्ध अस्तित्व के कस्टोडियन बंडुला विराट बंदर ने श्रीलंका से कुछ बंदों को लेकर नागपुर आए। नागपुर एयरपोर्ट पर उनके आगमन होने पर राजकुमार बडोले जी, सांसद रामदास आठवले, माजी मंत्री सुधा कुमार है, चंद्रपति पटेल, डॉक्टर मिलिंद जी ने, शंकर डिंगरे ने उनका स्वागत किया। और अस्थिरत्व के लिए अस्तित्व रद्द बनाने के लिए मैंने महाठग नितिन गडकरी को 40,000 रुपये दिए। साथ में हमारे शंकरराव जी डिंगरे, इनके माध्यम से 4 लाख रुपये दिए गए थे, परंतु महाठग ने वो पैसे कभी वापस ही नहीं किए और दान में मिली हुई लाखों रुपये की राशि वो लेके भाग गया। उसी सदर परिषद के लिए बुद्ध मूवी के अभिनेता गगन मलिक भी नागपुर आए थे। उनको मैंने ही एयरपोर्ट से रिसीव किया
मेरी कार से उन्हें रविवार ने छोड़ा। बाद में बुद्धा मूवी प्रीमियर के प्रतिशत थी। तो उसके बाद में गगन मलिक मेरे घर आया। मेरे घर में महिला वर्ग ने उनका स्वागत किया। फिर भोजन का आस्वाद किया हम लोगों ने। फिर भोजन का आस्वाद भी सब लोगों ने मिलकर भोजन का आस्वाद लिया। बुद्ध अस्थियाँ तो जो बुद्ध रस्ते डेनमार्क में लाई गई। बहुत से लोग, हजारों लोगों ने वहाँ दर्शन लिया। और आगे चलकर महाटक नीति गजबी ने चंद्रबुद्धि पाटिल और गगन मलिक को धोखा दे ही डाला। तब उनकी आंखों पर क्या पट्टी उतर गई थी। मेरी संगठन सिविल राइट सेल के माध्यम से बड़े गांव से डोंगरगांव यानी छत्तीसगढ़ में एक विश्व शांति रैली निकाली गई और उसका समापन दीक्षा में हुआ, जो 2007 की बात है। और डोंगरगढ़ में वहाँ के विधायक ने हमारा स्वागत किया रैली का। और दूसरे दिन भरी आर्य नारायण सुरेश जी इनकी उपस्थिति में बड़ी रैली निकाली गई और बाद में वो नागपुर आई। वो 2019 में नागपुर टू अम्बोरा विश्व बौद्ध शांति और दोपहर निकाली गई। सन 1920 में भी नागपुर टू बड़ेगांव ये विश्व शांति निकाली गई। इन सभी रैली का नेतृत्व मुझे करने का अवसर मिला। मेरा नेतृत्व में वो रैली निकाली गई। उसके साथ ही सिविल राइट्स प्रोटेक्शन के माध्यम से जो महिला विंग की पहली उसे 2018 में सिविल राइट्स प्रोटेक्शन के माध्यम से 2018 में पहली अम्बेडकर विचार परिषद रालेगांव यवतमाल में ली गई, जो मेरी अध्यक्षता में ली गई थी। और राजेंद्र अम्बेडकर उस परिषद में उपस्थित था। उसका आयोजन मिलिंद धर्मी जी इन्होंने किया। दूसरी अम्बेडकर विचार परिषद 2020 में नागपुर में हुई। उसकी अध्यक्षता मेरे मित्र रेलवे के सेक्रेटरी और सुंदर सेन ने दल के इंजीनियर विजय मिश्रा इन्होंने की। उद्घाटन दिल्ली के मेरे मित्र विचारविद डॉक्टर अरविंद आलोक इन्होंने किया। स्वागत अध्यक्ष मैं स्वयं था। तो सीआरपीसी महिला वर्ग ने भी कहा कि हमारी भी एक महिला परिषद हो। तो हमने पहला अम्बेडकर महिला विचारविद परिषद का आयोजन प्राध्यापक डॉक्टर प्रतिभा यादव इनके अध्यक्षता में लिया। स्वागत अध्यक्ष वंदना जी ने थी। परिषद का संचालन डॉक्टर किरण मिश्रम ने किया। इन तमाम मिशन में सीआरपीसी के सेल के सूर्यमान शिंदे, प्राध्यापक डॉक्टर टी.जी. गेड़ा, वंदना जी ने, दीपाली शंबलकर, डॉक्टर किरण मिश्राम, डॉक्टर राजेश ज्ञानेश्वर, डॉक्टर मनीषा घोष, डॉक्टर भारती लांजेवा, अधीर बागड़े, इंजीनियर गौतम हेंद्रे, सुरेखा खंडारे, वर्षा चांदे आदि पदाधिकारी वर्ग का बड़ा योगदान रहा। उसके बाद में कोरोना पीरियड आया तो AWL कोरिया और सीआरपीसी के संयुक्त तत्वावधान में ऑनलाइन मिनी विश्व शांति परिषद का आयोजन किया गया। 2022 की बात है। AWL के चेयरमैन मैन हिली इन्होंने उस परिषद का उद्घाटन किया। परिषद की अध्यक्षता डॉक्टर मिलिंद जी ने इन्होंने की। मऊ के विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर R.S. कुरेल, भूटान देश के लामा खिनपो किनलोक गैलस्टन और अरविंद आलोक ये चीफ गेस्ट थे। और मेरे मित्र डॉक्टर C.D. नाइक, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की कुलगुरु मेरी मित्र सुषमा यादव, श्रीलंका देश की प्राध्यापक मिस रंजनी मलावी पथिराना, शिलोंग के डॉक्टर XP माओ, मेरे IAS अधिकारी श्याम तागड़े इन्होंने वहाँ उस अवसर पर प्रमुख वक्ता थे। अतिथि वर्ग का स्वागत शब्द सुनने से वंदना जी ने इन्होंने किया। आभार डॉक्टर किरण मिश्रम ने माना। परिषद का सफल संचालन दीक्षा रंजन, वांगचंग, शालिन चानू और एलन बरा इन्होंने किया और परिषद भी बड़ी सफल रही। सन 2006 की जागतिक बौद्ध परिषद की सफलता का बहुत प्रभाव रहा। तो मुझे 2007 में विश्व हिंदू परिषद ने सर्वधर्म सभा का आयोजन किया था,
और उसका उद्घाटन करने के लिए मुझे अध्यक्षता करने का मुझे निमंत्रण दिया। बार कुछ टाइम जो मुझे निमंत्रण नहीं आए थे, जो विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष थे राष्ट्रीय संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, इनके हाथ उद्घाटन हुआ। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण टोगड़िया नहीं कुछ कारणवश नहीं आ पाए। मेरे अध्यक्ष भाषण में संघ चालक मोहन भागवत इनको मैंने कहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके बुद्धमय भारत इस महान संकल्पना को किसी ने भी उचित दखल नहीं ली। अगर भारत बुद्धमय हुआ तो भारत में धर्म संघर्ष, जाति संघर्ष खत्म होगा। हमें भारत में समानता एकात्मता लाना हो तो मोहन भागवत जी आपको बुद्ध धर्म का स्वीकार करना होगा। विश्व हिंदू परिषद का नाम बदलकर विश्व बौद्ध परिषद करना होगा। ऐसी मेरा भाषण रहा, अध्यक्ष भाषण। तमाम वर्तमान पत्र जो पेपर थे उनमें फ्रंट पेज में फोटो न्यूज़ आई। तब मेरे पर संघवादी होने का आरोप लगा। उसके साथ ही दूसरी घटना तिब्बत और गुरु जी किताब का विमोचन मेरे हाथों में मेरे अध्यक्षता में हुआ। चीफ गेस्ट इंद्रेश कुमार थे, जो आरएसएस के प्रमुख थे। तो मेरे अध्यक्ष भाषण में तिब्बत के संदर्भ में गुरु जी यानी गोलवर गुरु जी का क्या योगदान है, ये मेरा प्रश्न लेखकों का रहा। बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें गद्दार करने वाले लोगों ने आगे चलकर बाबा साहब अम्बेडकर को बड़े देशभक्त होने की बात कही। इस मेरे बयान पर इंद्रेश कुमार जी डैश पर नीचे चल पड़े, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इनके सपनों का भारत हमें बौद्धमय भारत बनाना हो तो सभी धर्म जाति वर्ग में मैत्री बंधुता करना होगा। हमें बुद्ध की ओर जाना होगा, बुद्ध का मार्ग पर चलना होगा। तो हम संघवादी किस ऐसा आरोप जो करते हैं, इस तरह आरोप करना उचित नहीं है। ये हमारे मिशन में असफलता देगी। 1976 की बात का कालखंड, हम लोग मेडिकल के छात्र थे। 1976 के बाद की बात हो रही है। श्री आयुर्वेद कॉलेज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आयुर्वेदिक मेडिकल की हमने स्थापना की और धम्मचक्र प्रवर्तन उपलक्ष्य में मुफ्त रोजाना शिविर का आयोजन करने का हमने निर्णय लिया। डॉक्टर हरीश भिगोड़े, डॉक्टर उमरे, डॉक्टर मिलिंद जीवने, इंदिरा सोमकर, डॉक्टर माया कमरे, डॉक्टर मंगला बंसो, ये सब हम सब साथी हम साथ में थे। और संत चौकड़ा वस्ती गृह में हमने वो कैंप लिया था। और उस टाइम मेडिकल में वो कैंप अन्नावास हटे और अग्रिकल्चर रोड के ऊपर रहा करता था। उसी दरमियान मैंने महाराष्ट्र शासन को आरोग्य विभाग की शिकायत की कि भाई उनका योगदान कुछ नहीं होता आरोग्य विभाग का। तो फिर दिल्ली बॉम्बे से वो मेरी शिकायत नागपुर आरोग्य विभाग में आई, मेरा बयान दिया गया और दूसरे साल आरोग्य विभाग का हेल्थ जो मेडिकल में हो क्या ये माता कचहरी में आयोजित हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ। उसके बाद में यानी मेरी वो शिकायत बड़ी काम कर गई। उसके बाद में उससे दूसरे साल मेडिकल में का क्या हमारे जब तुकाराम हॉस्टल में शिफ्ट हो गया, हमें साथी मिल गया। उसके बाद में मेरी जो संगठन है उससे नेक्स्ट ईयर में मेरी संगठन सिविल एंड प्रोटेक्शन सेल, जियो कल्चर सोसाइटी, अशोक बुद्धि फाउंडेशन की ओर से अलग से मुफ्त रोजाना शिविर का आयोजन किया जाता रहा। और साथ ही डेंटल कॉलेज के जो डॉक्टर थे उनकी स्थिति के उन्हें जगह मिले तो उनको भी मदद की और उनके जो डेंटल कॉलेज के का जो कैंप रहा उसका उद्घाटन मेरे हाथों ही हुआ। आगे चलकर होम्योपैथी डॉक्टर एसोसिएशन समान कई लोगों के वहाँ कैंप होने लगे। आज वो संपूर्ण क्षेत्र एक मेडिकल कैंप के रूप में दिखाई देता है और ये वृक्ष फैला हुआ देखकर हमें खुशी भी होती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीति में आज से 25-40 साल पहले खुरीपा गारीपा का बोलबाला था। प्रकाश अम्बेडकर जस्ट वकील बने थे तो उन्हें समाज को परिचित करने का कार्यक्रम
धनवटे रंग मंदिर में डॉक्टर आनंद जी ने इनकी अध्यक्षता में लिया गया और सत्कार का जवाबदारी मुझे दी गई। मैंने स्वागत किया। उसके बाद में 10-15 साल के बाद, इससे आज से 10-15 साल पहले रेव भवन में प्रकाश आंबेडकर मेरी मुलाकात रही, तो मैंने उन्हें बहुत कुछ, प्रकाश आंबेडकर जो कुछ बातें कही जो कभी प्रकाश आंबेडकर कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि राजनीति में प्रकाश आंबेडकर से जो हमने उम्मीद रखी थी, उम्मीद पूरी दिखाई नहीं देती है। धम्मा मिशन के सिलसिले मुझे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, दक्षिण कोरिया आदि देशों में भ्रमण करना पड़ा। मुझे बुलाया गया, उन देशों में जाने का मुझे अवसर आया। कुछ कारणवश चाइना और पाकिस्तान में मैं नहीं जा पाया, मेरा प्रवास कैंसिल करना पड़ा। अगले साल 2025 में शायद मैं जापान, हांगकांग जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो स्थापित दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये संगठन है, उसकी जो स्कीम जो आज अस्तित्व में है, वो लिखने की जवाबदारी हरीश मजगोरी और डॉक्टर सवी रामटू को दी गई थी। हरीश मजगोरी मेरे मम्मी के आचा के लड़के हैं, यानी भाई, आते भाई था। तो मेरे घर हर हफ्ते, हर महीने में 2-3 बार मेरे घर आया करते थे। कभी कभी बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सवी रामटू के जी भी मेरे घर आया करते थे। मजगोरी साहब उस जमाने में अंग्रेज सरकार के काल में रेलवे में अधिकारी थे, बाद में भारत सरकार आयोग पर भी गए और TBMS की उन्होंने मुझे सदस्यता भी दे दी। ये इतिहास मेरा था, ये अम्बेडकर हो, प्रकाश आंबेडकर हो, भीमराव अम्बेडकर हो, अशोक अम्बेडकर हो, राजेंद्र अम्बेडकर हो, इन्हें इतिहास मालूम भी नहीं होगा। BMS चंद्रबुद्धि पटेल जो TBS के अध्यक्ष है, उनको मुझे उस हिसाब से मैंने ही मिलाया था। एडवोकेट भगवान दास जो बाबा साहब के जीवनी लेखक है, बुद्धिस्ट सोसाइटी के ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर PC ज्योतिकर साहब, ये मेरे घर भी आए। अम्बेडकर जीवनी लेखक LR बाली साहब के मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। तो एक बार बुल्ढाना में बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से धम्म परिषद का आयोजन किया गया। बुल्ढाना में मुझे और दीपाली शंबरकर को अतिथि के रूप में बुलाया गया। हम गेस्ट हाउस में थे, अशोक अम्बेडकर और राजा अम्बेडकर भी वहाँ रुके थे। तो हमारी मुलाकात हुई। मैंने अशोक अम्बेडकर, राजा अम्बेडकर, इनसे एकीकृत RPI की मैं बात, TBMS की जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात की। तो मेरा जो संकल्पना मुझे बड़ी पसंद आई। तो मैंने राजेंद्र अम्बेडकर को कहा कि भाई तुम नागपुर आ जाओ। चंद्रबुद्धि पाटिल भी नागपुर रहते थे और ज्योतिकर जी से मेरे अच्छे संबंध थे। तो हमें जो आज झगड़ा चल रहा है बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया का, वो मिटाने की हमारा प्रयास था। लेकिन राजा अम्बेडकर भी आया नहीं, वो सिर्फ पैसों का दौड़ते रहता है। उसका एक में वो मिशन पैसा कमाना है। TBMS संगठन के आज कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पदाधिकारी नहीं है। उनका सभी का लक्ष्य 14 करोड़ राशि पर है जो शासन तिजोरी में जमा है। 3 जनवरी से 5 जनवरी 1918 में मुझे विश्व शांति अमरावती बुद्धिस्ट हेरिटेज फेस्टिवल के लिए आंध्र प्रदेश बुलाया गया। तत्कालीन चंद्रबाबू नायडू तब मुख्यमंत्री थे, आज भी है, और उन्होंने सब बनते लाने के लिए मुझे जवाबदारी दी। 3 बसेस, उनकी खाने की, रहने की व्यवस्था भी की गई थी। रास्तों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, उन होर्डिंग पर मेरा फोटो भी था। ऐसे बुद्ध मिशन के कारण मुझे
बहुत से लोगों से मेरे बहुत मान्यवर से मेरे संबंध आए। परम पावन दलाई लामा, परम पावन टाइगर कैप्टन चेस्टंग, परम पावन बुद्ध मेथड अमेरिका, परम पावन सत्तावे कलमप्पा त्रिंगले थाई जोजे, वियतनाम के थिंक नेट हैं, कोरिया की मदर पाक चुंगसू, थाईलैंड की मदर बैंकर सिटीपॉल, थाईलैंड की मदर धम्मानंदा, महाबली सोसाइटी श्रीलंका के बनाकर उपत्यनायक महाथेरो, महाबली सोसाइटी ऑफ लद्दाख के संघ सिंह, बुंडिला के सोना रिम्पोचे, इन लोगों से मेरे संबंध आए। उन लोगों को मेरी संगठन जीवक वेलफेयर सोसाइटी अशोक बुद्धिस्ट फाउंडेशन का शाक्यमुनि बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। उनसे सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला। मेरे इस मिशन में श्रीमान शिंदे, डॉक्टर मनीषा घोष, डॉक्टर भारती लांजेवार, डॉक्टर राजेश नंदेश्वर, सुरेखा खंडारे, प्राध्यापक नितिन ताकड़े, विजय बसारे, अशोक सोनटक्के, रवि पाटिल, इसके अलावा करुणा रामटेके, एडवोकेट प्रज्ञा निकोसे, सीमा बोरकर, विजय निको से समान कुछ लोग नए साथी भी मिले। मैंने बहुत कुछ लोगों को मदद की, उन्हें बड़ा करने का भी कोशिश किया, उनके सुख दुख में साथ रहा। सभी को मैं न्याय देने का मेरे सभी वर्ग को, सभी पदाधिकारी वर्गों को न्याय देने का मेरा प्रयास भी रहा। पर हम सभी को खुश नहीं कर पाते हैं, कुछ नाराज हो जाते हैं, तो कुछ लोग कुरापति कार्य करते हैं, तो उन्हें संगठन के बाहर भी जाना पड़ा। और कुछ पदाधिकारी वर्ग अक्रियाशील था, उनका नाम याद नहीं लिया गया। तो कुलापति काम करने वाले जो लोग होते हैं वो मुझोर, हिकीखोर, कृतज्ञता अभाव और धोखा करने वाले दिखाई देते हैं। उनमें सत्य बोलने की, सत्य को सामोरे जाने की हिम्मत नहीं होती। वे लोग झूठ का सहारा लेते हैं। अतः वो जो लोग होते हैं, ऐसे लोग, वो कभी इतिहास नहीं बनाते, इतिहास से बाहर हो जाते हैं। अतः उन प्रवृत्ति वाले लोगों से हमें दूर होना ही अच्छी बात है। उन लोगों से हमें दूर रहना ही अच्छी बात है। मेरे जीवन में बहुत कुछ खट्टे मीठे तीखे अनुभव रहे हैं। उन सभी यादों की दास्तान लिखने की इच्छा है। देखते हैं कब वक्त मिलता है। जय भीम, न बुद्धाय, न बुद्धाय, न बुद्धाय।